नाभिकीय भौतिकी एवं मूल कण भौतिकी, जो कि बीएससी पार्ट 3 का सेकंड पेपर है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, जो कि नाभिकीय गुण जो है, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले देख रहे हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग। रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्या है? इसमें सबसे पहले क्या है, 19वीं शताब्दी के अंत में पदार्थ की संरचना के लिए परमाणु के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती थी। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद जे टॉमसन ने एक अपना परमाणु मॉडल दिया और उस परमाणु मॉडल के अनुसार उसके अंदर द्रव्यमान तथा उस परमाणु का जो टोटली धनावेश है वो समान रूप से वितरित था, तथा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जगह जगह के उसके अंदर धसे हुए थे। टॉमसन के परमाणु प्रतिरूप की प्रमाणिकता को जांचने के लिए 1906 में रदरफोर्ड ने प्रायोगिक इसका सत्यापन करने की कोशिश की। टॉमसन के परमाणु प्रतिरूप की प्रमाणिकता को जांचने के लिए अल्फा कणों के प्रकीर्णन के महत्वपूर्ण प्रयोग रदरफोर्ड ने प्रारंभ किए और रदरफोर्ड ने धातु के कोई भी फॉइल के ऊपर रेडियोएक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित उच्च ऊर्जा के अल्फा कणों को उस पर आपतित किया और उन्होंने पाया कि अल्फा कण जो है वो उससे अल्फा कण जो है अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं और विक्षेपित होने की इस घटना को हम क्या है, स्कैटरिंग या कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने ये पाया कि अल्फा कण जो है अपने मार्ग से स्कैटर्ड हो रहे थे और वो स्कैटर्ड, अगर हम क्या है कि जे टॉमसन का परमाणु मॉडल अगर ये मान के चले कि वो सही है, तो ये स्कैटर्ड जो है वो 1 डिग्री या उससे कम कोण के ऊपर के स्कैटर्ड होने चाहिए थे। लेकिन रदरफोर्ड ने के प्रयोग में ऐसा नहीं हो पाया, उसमें कुछ क्या है कि ज्यादा एंगल से के स्कैटर्ड हो रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, 1909 में वापिस इस प्रयोग को दोहराया और इस बार उन्होंने उच्च घनत्व वाले जो सोने की पन्नी थी या फॉइल थी उसके ऊपर रेडियोएक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित उच्च ऊर्जा के अल्फा कण को आपतित किया और उन्होंने पाया कि इसके अनुसार अल्फा कण जो थे वो कुछ उस परमाणु से टकरा के, उस फॉइल से टकरा के कुछ तो सीधे निकल रहे थे, कुछ अल्फा कण के कि लघु कोण पर शॉर्ट एंगल पर क्या है कि प्रकीर्णित हो रहे थे, स्कैटर्ड हो रहे थे, कुछ कण लार्ज एंगल पर स्कैटर्ड हो रहे थे और कुछ ऐसे कण थे जो वापस पुनः उसी दिशा में बैक स्कैटर्ड हो रहे थे। तो अगर जे टॉमसन का ये प्रतिरूप हम मानते तो जे टॉमसन के अनुसार क्या कि जो है वो लार्ज एंगल जो है स्कैटर्ड है, उसको जे टॉमसन के द्वारा हम नहीं समझा पाया था। तो अतः इसके लिए रदरफोर्ड ने अपना एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और उस मॉडल के अनुसार इन्होंने ये पाया कि एक जो है परमाणु है, उस परमाणु के अंदर जो पूरा जो धनावेश है वो पूरा धनावेश इसके अंदर के केंद्र के ऊपर क्या है कि स्थित है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके जो के चारों ओर क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काट रहे थे। तो इसलिए इन्होंने पाया कि धनावेश से जो धनावेश से अल्फा कण जब क्या है कि इससे आगे टकराते हैं तो इससे क्या है कि जैसे ही क्या है कि सेम पॉजिटिव होने के कारण क्या है कि वो प्रकीर्णित हो रहे थे, तो इस प्रकार से कूलॉम प्रतिकर्षण बल इसमें लग रहा था। इसके बाद रदरफोर्ड ने
रदरफोर्ड स्केटिंग में रदरफोर्ड ने अपना एक फॉर्मूला प्रस्तुत किया और उस फॉर्मूले के इन्होंने सिद्ध करने के लिए अपने पोस्टुलेट्स दिए कुछ, और पोस्टुलेट्स में जो है वो 4 पोस्टुलेट्स इसमें दिए गए। पहला पोस्टुलेट्स अपने ये माना गया, जो परमाणु है, परमाणु का संपूर्ण जो धनावेश है वो इसके केंद्र पर स्थित होता है, और इस केंद्र को हम क्या है, नाभिक कहते हैं। इस केंद्र को नाभिक कहते हैं। दूसरा, अल्फा कणों का द्रव्यमान है वो नाभिक की तुलना में बहुत कम है। यदि अल्फा कण इससे टकराते हैं, नाभिक से इससे टकराते हैं, तो नाभिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा जो है वो अल्फा कण कूलाम प्रतिकर्षण बल है उसकी पालना करता है। और चौथा अपन ये मानते हैं कि नाभिक और जो अल्फा कण है वो बिंदु मात्र होते हैं। अब अगर हम देखें भी, माना कि ये जो नाभिक है इसके ऊपर क्या है कि जड़ आवेश है, जड़ परमाणु क्रमांक है इसका, और जो अल्फा कण अपने ले रहे हैं, अल्फा कण 2 हीलियम 4 होता है, इसका जो आवेश है वो 2e के बराबर होता है। तो कूलाम फोर्स अपने पास, अगर अल्फा कण और इस नाभिक के बीच में अगर हम उन्होंने इसकी देखते हैं तो कूलाम फोर्स कितना लगेगा, K Q1 Q2, Q1 का मतलब 2e आ गया, 2e Q2 इसका जो नाभिक आवेश है वो कितना आ गया, Ze/r²। R क्या है, किसी भी क्षण अल्फा कण और नाभिक के बीच की दूरी मानी गई है। तो इसलिए यहां K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अपने पास ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2Ze²/r²। ये कूलाम प्रतिकर्षी फोर्स है। इस फोर्स के अनुसार ये इनमें जो अल्फा कण और नाभिक है इसमें क्या प्रतिकर्षण होता है। अगर हम देखें इसको, कि ये अल्फा कण है, ये थीटा एंगल स्कैटर्ड एंगल है, यहां कोई अपने पास नाभिक है। कोई भी अल्फा कण जब नाभिक के निकटतम आता है तो निकटतम वो है कि इस दूरी से स्कैटर्ड हो जाता है, क्योंकि इसमें इन दोनों के बीच में कैसा प्रतिकर्षण बल लगता है, तो उसके वजह से क्या है कि वापस के लिए कुछ अपने डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाता है। मान लो उस स्थिति में इसका संवेग जो है वो P1 है, प्रारंभिक संवेग, और जो स्कैटर होने के बाद इसका जो संवेग है वो क्या है, P2 है। तो उस स्थिति में अल्फा कण जो है, अल्फा कण और P1 जो P2 है, P1 और P2 के बीच में जो स्कैटर्ड एंगल है वो कितना है, थीटा है। इस थीटा एंगल के अनुसार अपने देखते हैं, क्योंकि नाभिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अल्फा कण जो है वो स्कैटर्ड हो रहा है, इसके धनावेश के कारण स्कैटर्ड हो रहा है। तो इसलिए इस स्थिति में हम देखें कि क्योंकि P1 और P2 जो इसके संवेग है, जो इसके वेग है, अल्फा कण के जो वेग है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होगा, समान होगा। तो प्रारंभिक वेग अंतिम वेग समान होगा, तो इसके क्या कि जो संवेग है वो भी क्या होंगे, P1 संवेग जो है वो P2 संवेग के बराबर होगा। और यदि अल्फा कण का वेग v है तो उस स्थिति में संवेग जो है वो क्या होगा, mv के बराबर होगा, जहां m क्या है, अल्फा कण का द्रव्यमान है।
तो इस स्थिति में जब हम अगर ये देखें कि संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी बराबर अपने देखते हैं तो क्या हुआ, P2 माइनस P1। अगर इसको अगर अपने पास इस स्थिति में अगर इसको बढ़ाने की कोशिश करें कि ये P1 है संवेग, और ये जो अपने पास स्कैटर्ड एंगल है वो कितना था, इसे थीटा एंगल से स्कैटर्ड हो रहा था। तो इसका अगर सदिश डायग्राम अपने पास बनाए तो सदिश डायग्राम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं हम, ये P1 हो गया अपने पास और ये P1 हो गया, और ये अपने पास क्या है, इसको हम क्या इस डायरेक्शन में लिखते हैं, ये P2 हो गया अपने पास, और ये इसका क्या हो गया, P2 हो गया। P2 ये अपने पास क्या है, डेल्टा P। ये जो एंगल है P1 और P2 के बीच में स्कैटर्ड एंगल है वो कितना हमारे पास थीटा एंगल हमने लिया हुआ है। तो इसी स्थिति में अगर इसके हिसाब से अपने पास देखें तो डेल्टा P जो है वो डेल्टा P अपने पास क्या लिख सकते हैं, संवेग में जो परिवर्तन है वो सदिश नियमानुसार क्या आ सकता है, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस माइनस 2P1 P2। जैसे सदिश नियमानुसार अपने पास लेते हैं एडिशन में, उस प्रकार से ये आ जाएगा। तो डेल्टा P अपने पास, इसको हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा P इक्वल टू, क्यों, P1 और P2 बराबर है और P जो है वो क्या है, mv है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये यहाँ सॉरी यहाँ कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ P1 कितना है हमारे पास mv का होल स्क्वायर प्लस mv का होल स्क्वायर माइनस 2 P1 कितना है mv, P2 कितना है mv इंटू कोस थीटा। तो ये कितना आ गया अपने पास, mv स्क्वायर और mv स्क्वायर 2mv स्क्वायर, और ये भी क्या है mv का होल स्क्वायर हो गया। तो अपने पास इसमें क्या है, mv बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा अपने पास 2, यहाँ 2 बच गया, 2 इंटू 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है अपने पास, अगर हम इसका ट्रिग्नोमेट्री से देखें तो 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 2 4 का वापिस इसके रूट से बाहर आया तो कितना आया, 2 बाहर आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 2mv साइन थीटा बाई 2। तो संवेग में जो परिवर्तन है वो कितना आ गया अपने पास, 2mv साइन थीटा बाई 2 आ गया। इस संवेग परिवर्तन के कारण अल्फा कण पर लग रहा आवेग, अगर हम आवेग की बात करें तो इस संवेग के कारण अल्फा कण पर लग रहा जो आवेग है वो कितना हुआ। अगर वो आवेग अपने पास कितना है, आवेग क्या होता है, आवेग बल इनटू टाइम, तो अपने पास क्या आया, तो आवेग अपने पास लिख सकते हैं F इंटू dt, ये आ गया। और इसके बराबर अपने पास इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन F cos फाई इंटू dt। अब फाई कहां से आ गया, फाई अपने पास जो एंगल है, ये तो फाई एंगल है, तो फाई क्या है, डेल्टा P, और फाई जो है ये जो आवेग था F dt, F cos फाई टू dt, इसमें जो फाई एंगल है इसके लिए मैंने क्या ये डायग्राम बनाया है। अभी डायग्राम में क्या है, आपने देखा होगा जो पहले डायग्राम तो वही है, लेकिन उसमें थोड़ा हमने चेंज करके देखा है। इसमें ये नाभिक है, ये अल्फा कण है, अल्फा कण के जो आ रहा है नाभिक की जो त्रिज्या है, उस त्रिज्या के अगर अंदर अल्फा कण आता है या उससे बाहर जाता है तो बाहर उसके टकरा जाता है, उससे कूलाम प्रतिकर्षण बल के कारण क्या है वो किसी दिशा में थीटा एंगल से स्कैटर्ड हो जाता है, और तो उसके ऊपर जो कूलाम प्रतिकर्षण फोर्स लग रहा है तो उसके परपेंडिकुलर है। तो F और जो डेल्टा P है, डेल्टा P संवेग में परिवर्तन है, इसके बीच के जो बनने वाला कोण था वो क्या है, फाई है। तो हमने ये लिखा F cos फाई इंटू dt। dt F के अपने पास क्या है, तो F की जगह कितना होगा इसका, इस डायरेक्शन में F cos डेल्टा P के डायरेक्शन कितना होगा, फाई एंगल है, तो इसका ये घटक कितना आ जाएगा, F cos फाई इंटू dt आ गया। तो इस प्रकार से आ गया। तो इस प्रकार अपने पास क्या है, संवेग में परिवर्तन अपने पास हमने क्या आया था, 2mv sin थीटा बाई 2 आया था पहले, वो क्या इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2mv sin थीटा बाई 2 इक्वल टू
एफ कोस फाई इंटू dt। इसकी लिमिट हमने क्या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कर दी, क्योंकि ये अपने पास किसी भी डायरेक्शन में इसकी जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, हमने इसकी लिमिट कर दी है। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको सरल बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसकी जो लिमिट है इसका अपने पास तुम देख रहे हैं कि टी के सापेक्ष क्या है, ये इसमें इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, इसको हम के फाई में चेंज कर रहे हैं, इसके एंगल में चेंज करना चाह रहे हैं। तो एंगल में चेंज करना चाह रहे हैं तो मैं इसको कुछ एफ कोस फाई इंटू dt है, या dt को मैं ये लिख सकता हूं dt इक्वल टू dt अपॉन डी फाई इंटू डी फाई। अगर ये हम लिखते हैं dt इक्वल टू, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, तो इसके लिए f इसको हम f कोस फाई इंटू dt अपॉन डी फाई इंटू डी फाई। इसकी जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी माइनस पाई माइनस थीटा 1/2 से 1/2 पाई माइनस थीटा। ये कैसे हुआ, अगर इसके अंदर हम रखते हैं तो जो ये एंगल है P2 और डेल्टा P के बीच का जो एंगल ये एंगल आ रहा है, ये क्या कितना हो गया 1/2 पाई माइनस थीटा हो गया, और यह डेल्टा P और P के बीच का एंगल है वो भी कितना है 1/2 पाई माइनस थीटा हो रहा है। तो इस वजह से इसकी लिमिट जो चेंज होकर कहां से कहां आ जाएगी, ये लिमिट इसकी आ जाएगी। हम देख रहे हैं कि कूलॉम बल जो है वो एक सेंट्रल फोर्स है, तो सेंट्रल फोर्स होने के कारण इसके अंदर जो है अल्फा कण जो है, अल्फा कण के मध्य ताक्षणिक दूरी अपने पास हमने ये मानी है r है, तो इसलिए इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं m r स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू m v b। क्योंकि इसमें ओमेगा क्या है कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो b क्या है, b है इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर संघात। तो इसके लिए अपने देखें तो m से m कट गया, यहां से अपने पास ओमेगा कितना आ गया vb अपॉन r स्क्वायर आ गया, और ओमेगा क्या होता है डी फाई अपॉन dt होता है। तो डी फाई अपॉन dt होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं dt अपॉन डी फाई अपॉन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं r स्क्वायर अपॉन vb। ये वैल्यू हम क्या है इस समीकरण में अपने पास रखते हैं dt अपॉन डी फाई की जगह। अगर हम इसके जगह ये वैल्यू रखेंगे, कौन सी वैल्यू r स्क्वायर अपॉन vb वैल्यू। पहले हमने देखा था कूलॉम प्रतिकर्षण बल जो F है, F कितना आया था F इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 2 ZE स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर था, वो वैल्यू हम इसकी रखेंगे। तो ये देखो आप इसमें ये आ जाएगा, ये जो आवेग है वो किसके बराबर था, समय परिवर्तन के बराबर था 2mv sin θ/2। इसके अंदर हम f की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन, क्योंकि f कांस्टेंट रहेगा 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 2 ZE स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, जो हमने पहले ही ज्ञात कर ली थी, इंटू r स्क्वायर अपॉन vb, ये भी क्या कांस्टेंट है r स्क्वायर अपॉन vb, इंटीग्रेशन cos फाई इंटू डी फाई, जिसकी लिमिट कितने हैं 1/2 माइनस पाई माइनस थीटा और 1/2 पाई माइनस थीटा से इसकी लिमिट होगी। अगर हम देखा है इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने वाले इसकी जो वैल्यू है वो कितना है 2 cos θ/2 आती है। तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा डायरेक्ट यहाँ से लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू हम इसको सोल्व करने बाद इंटू 2 cos θ/2, ठीक है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो cos θ/2, तो अपने पास कितना आ गया इधर ही अपने पास ये है 2mv sin θ/2।
2 से 2 कट गया, तो अपने पास इस इंटू क्या है ये, तो कितना आया कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। इसको हम उधर ले गए कोस थीटा के, तो अपने पास ये आ गया। यहाँ अपने पास क्या ऊपर कितना बचा है, एम भी बचा हुआ है। ये अपने पास इंटू कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू यहाँ पर अपने पास कितना है वी बी अपॉन अपने पास कितना आ गया 2 जेड स्क्वायर। ये आ गया। ये अपने पास किस कोस कितना हुआ 4 थीटा बाई 2, 4 थीटा बाई 2 बराबर कितना आ गया हमारे पास से, क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम वी स्क्वायर वी अपॉन 2 जेड स्क्वायर। तो ये थीटा और बी में रिलेशन आ गया, जहां बी इंपैक्ट पैरामीटर है, थीटा स्कैटर्ड एंगल है। अगर हम देखें कि अगर अल्फा कण जो है, अल्फा कण की जो का वेग हम क्या v मान के चल रहे हैं, तो इसकी अल्फा कण का वेग v है, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी 1/2 mv स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो अगर इस फॉर्मूला में देखें कि 1 बाई, ये देखो आप 1/2 mv स्क्वायर, इसकी जगह हम e भी लिख सकते हैं। ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 e b अपॉन जेड स्क्वायर बराबर कोट थीटा बाई 2। ये रिलेशन आपका आ गया। ये काइनेटिक एनर्जी ई बी थीटा में क्या आपका रिलेशन आ रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन में ये दिखाया जाता है कि बी ज्यादा होने पर, अगर बी ज्यादा होगा तो थीटा कम होता जाएगा। देख रहे हैं अपने पास कि इंपैक्ट क्या है, ये नाभिक है, ये नाभिक हमारे पास, ये मान के चलते हैं ये नाभिक का आकार है, नाभिक की इसका इतना इंपैक्ट इसका रहता है। इसके अंदर कोई भी अल्फा कण अगर आता है तो वो क्या कि तेजी से स्कैटर्ड होगा, और इसके जैसे जैसे बाहर जाएगा वो क्या कि स्कैटर्ड कम मतलब होता जाएगा। तो अगर देखें तो ये जो एरिया है, इस एरिया के बीच में ये बी जो है, यानी कि बी के अंदर अगर होता है तो स्कैटर्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर जैसे जैसे बी का मान जैसे अपने पास यहाँ करेंगे, इसके ऐसे आएगा तो ऐसे स्कैटर्ड हो जाएगा, आगे ऐसे हो जाएगा, ये आगे के अपने पास क्या ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि स्कैटर्ड क्या है कि कम होता जाएगा, सॉरी क्या होता जाएगा, स्कैटर्ड इसका कम होता जाएगा। तो मान लो जैसे ज्यादा दूर जाए तो ये सीधा चला जाए, लेकिन जैसे ही क्या है कि अपने पास जैसे यहाँ जाते हैं तो यहाँ जाएंगे तो ये ऐसे क्या होगा, ये ऐसे स्कैटर्ड हो जाएगा। अगर ये बिल्कुल इसके बीच में सीध में जाते हैं तो ये बिल्कुल इसकी बैक स्कैटरिंग हो जाएगी। तो जैसे जैसे क्या होगा, इसमें बी बढ़ता जाएगा तो थीटा भी क्या है कम होता जाएगा, और जैसे जैसे बी यानी कि इसके इंपैक्ट पैरामीटर इसके इंपैक्ट में रहेगा तो अपने पास क्या होगा, इसका थीटा बढ़ता जाएगा। इसके बारे में अपने पास नेक्स्ट जो अपने पास है, इसका अपने अगला जो उसका पार्ट है वो हम क्या कल अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।